देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक तरफ गुड न्यूज ये है, थोड़ी सी राहत की खबर है कि 24 घंटे में देश में जो नए मरीज सामने आए हैं वो बहुत कम हो गए हैं। इतने कम हो गए हैं कि अब ऐसा लगता है कि ये जो दूसरी कोरोना की लहर थी, जितनी तेजी से ऊपर चढ़ी थी उतनी ही तेजी से नीचे भी जा रही है। इन आंकड़ों के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दूसरी अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने इमरजेंसी यूज के लिए एक और दवा को हरी झंडी दे दी है। ये DRDO की एक नई दवा है जो कि बहुत जल्दी आपके करीब आपके डॉक्टर भी इस्तेमाल करने लगेंगे। इस दवा का नाम है, ये एंटी कोरोना ड्रग है, इसका नाम है 2DG। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में इस दवा को आज लॉन्च किया गया। तस्वीरें देखिए। इसे रामबाण माना जा रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। यह पाउडर के रूप में है। सबसे पहले इसे DRDO के कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। यह भी बता दें कि इसे DRDO ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर बनाया है। पहले दौर में करीब 10,000 डोज बनकर तैयार हैं। DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने बताया, अभी हर हफ्ते करीब 10,000 डोज वो बनाने जा रहे हैं। शुरुआत में इसे एम्स में AFMS यानी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल और DRDO अस्पतालों को दिया जाएगा। बाकी राज्यों को अगले चरण में यह दवाई मुहैया करा दी जाएगी। यह दवा, फिर से बता दूं, नाम 2DG है। यह कोरोना वायरस से जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं उन पर सीधा काम करती है, जिसके बाद इम्यून सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसे मरीज के वजन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर 5 से 7 दिन लेना पड़ता है, सुबह और शाम। बाकी आपके डॉक्टर ही बताएंगे, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूं जो DRDO ने इस दवा को रिलीज करने के बाद जानकारी दी है। लेकिन सही इस्तेमाल कैसे होगा, किन परिस्थितियों में होगा भी या नहीं होगा मरीज पर, यह आपका डॉक्टर बताएगा। जल्दी से इसके मेन पॉइंटर्स देख लीजिए। ये जो नई दवा आई है कोविड की बाजार में, सबसे पहले तो ये कोरोना के मरीजों को रिकवर होने में मदद करती है। इसे लेने के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत कम हो जाती है। ये जो नतीजे ट्रायल में सामने आए हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, और उसी ट्रायल के आधार पर इसे इमरजेंसी यूज की इजाजत दी गई है। ये माइल्ड और सीरियस मरीजों को यह दवा दी जा सकती है, और DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इसे बनाया है। अप्रैल 2020, लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है जब इसका पहले फेज का ट्रायल हुआ था। दूसरे फेज के ट्रायल में 110 मरीजों पर 2DG दवा का परीक्षण किया गया। तीसरे फेज में 27 अस्पतालों के 220 मरीजों पर ट्रायल है। ट्रायल में 2DG दवा ने मरीजों को ठीक कर दिया। 42% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी, और 65 साल के ऊपर के मरीजों पर भी यह दवा कारगर साबित हुई है। यानी इस दवा के आने के बाद अब कोरोना संक्रमित जो पेशेंट्स जो हैं उनकी रिकवरी में तेजी आप देख पाएंगे। सवाल यही है, क्या यह दवा गेम चेंजर हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में, और जो तीसरी लहर की बात हो रही है उसमें बनने जा रही है, और क्या कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी आ गई है? इन्हीं सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। मेरे साथ सबसे पहले परिचय करा दूं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं, स्पेशलिस्ट हैं इंटरनल मेडिसिन। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा हैं, मेदांता हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट हैं और चेयरमैन हैं। मेरे साथ डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर साइंटिस्ट हैं, DRDO से जुड़े रहे हैं, इस दवा के बारे में आपको और डिटेल में बता पाएंगे। और डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए हैं, पेंसिल्वेनिया US से, डायरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग है वहां। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले, जाहिर है क्योंकि DRDO ने यह दवा बनाई है, रवि कुमार गुप्ता जी आप ही से शुरू कर रहा हूं। रवि जी, इस दवा के बारे में जरा बताइए, कितना काम हुआ है और ट्रायल में क्या सामने आया है, थोड़ा और बताइए सर। देखिए, इस दवाई का जो शुरुआत हुई थी आज से लगभग 2 दशक पहले हुई थी। ये 2DG कंपाउंड एक वेल नोन कंपाउंड है, जिसका बायोकेमिस्ट्री में कई जगह इस्तेमाल किया जाता था। DRDO ने 2 दशक पहले इसको एंटी कैंसर ड्रग, जब कैंसर थेरेपी होती है, एक विशेष प्रकार का घातक ट्यूमर होता है, उसके इलाज के लिए, उसमें प्रयोग के लिए इसको एक्सप्लोर किया गया था। और मैकेनिज्म क्या था कि जो कैंसर सेल है बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। जो भी सेल मल्टीप्लाई होगा उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से।
ये कंपाउंड 2DG ग्लूकोज जैसा कंपाउंड है लेकिन एनर्जी देता नहीं। तो इस तरह से जो कैंसर सेल हैं उनको बिल्कुल बनाया जा सकता है। वो इसको लेते बड़ी मात्रा में है लेकिन एनर्जी नहीं मिलती तो कमजोर पड़ जाते हैं। और ऐसी अवस्था में जब रेडिएशन दिया जाता था तो वो कैंसर सेल मर जाते हैं। अब जब यही बात हमने देखा कि जो कोरोना की बात करेंगे तो कोरोना जब हमारे स्वस्थ हमारे जो बॉडी के सेल हैं उनको इन्फेक्ट करता है, संक्रमण करता है, तो वहां हमारे सेल में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है। ये बात समझने की है कि जो कोरोना का वायरस है अपने आप में एक निर्जीव की तरह से, केमिकल की तरह से है। ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जब तक इसको हमारे शरीर में के कोशिकाओं में प्रवेश ना मिले। तो ये हमारी कोशिका में जब बढ़ रहा होता है बहुत तेजी के साथ तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए। ये भी वही काम करता है, इस नकली ग्लूकोज को बहुत तेजी से खाता है और उससे कमजोर पड़ जाता है। तो आपने बताया अभी, जैसे कि बिल्कुल सही बताया कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उसमें इसको प्रभावी काफी पाया गया है। ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है पेशेंट को लगभग आधी रह जाती है। पेशेंट 2 से 3 दिन पहले जल्दी ठीक हो जाता है। तो अगर इंडिविजुअल को तो राहत है ही, अगर आप इसको पूरे सिस्टम को देखें, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, तो ये इसमें बहुत बड़ी राहत सिद्ध होगी। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि इसको लेना बड़ा आसान है, पानी में घोला और ले लिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको कोई भी व्यक्ति अपने आप सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दे। इसको लेना डॉक्टर की सलाह के साथ है, क्योंकि कोई भी दवा, कैसी भी दवाई हो, अगर गलत तरीके से ली गई, गलत समय पे ली गई, तो परिणाम उसके दुष्प्रभाव भी बहुत हो सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी रवि गुप्ता जी इसके सामने आए हैं क्या दवा के? नहीं, देखिए, मैं साइड इफेक्ट तो, क्योंकि इसकी जो है सेफ्टी तो हमने बहुत पहले से प्रूव की है। ये जब हमने 2 दशक पहले इस पे काम शुरू किया था, उसके बाद हमारी एक और लेबोरेटरी है इनमास ने काम शुरू किया, लेकिन जब इसकी प्रोडक्शन की बात आई तो DRD हमारी ग्वालियर की लेबोरेटरी ने इसको ज्यादा बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करके दिखाया। तो उसके बाद डॉक्टर घटी लेबोरेटरी से, तो उस दौरान में जो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, इसके सेफ्टी ट्रायल्स हुए, तो दवाई तो सेफ है, लेकिन कोई भी दवाई तो ले लीजिए, अगर सही तरीके से नहीं ली गई, डॉक्टर की सलाह के बिना बड़ी सीधी पैरासिटामोल को अगर डोज एक्सेस हो जाए तो वो घातक सिद्ध हो सकती है। बहुत सिंपल सी दवाई है पैरासिटामोल। तो मैं कहूंगा कि हमें समझना यह है कि अपने आप में अगर सही ढंग से डॉक्टर की देख में लेंगे तो कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये बहुत मरीज को बहुत फायदा देगी। अगर मरीज खुद लेने की कोशिश करेंगे तो संभावना है कि ये कुछ समस्या खड़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है और आपका संदेश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत चलन है ये खुद दवा लेने का, बिना डॉक्टर के पास जाए केमिस्ट से दवा खरीदकर बहुत सारे मरीज गंभीर बीमारियों में भी अपना इलाज करने लगते हैं, जिसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलते हैं। इसीलिए मैंने सवाल किया और मैंने शुरू में खुद ही कह दिया था कि अपने आप ये दवा लेने की कोशिश ना करें। और आपने रवि गुप्ता जी की बात सुन ली है, जो कि DRDO में काम कर चुके हैं, वैज्ञानिक हैं। इनके समय में वो दवा DRDO और बाकी जगह इस्तेमाल हो रही थी। 20 साल पुरानी दवाएं बता रहे हैं, वो कैंसर के लिए भी इस्तेमाल होती है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कितनी स्ट्रांग मेडिसिन है। इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर से पूछे बिना ये दवा ना लें। अगर डॉक्टर को लगेगा कि इसके साइड इफेक्ट से ज्यादा इसका फायदा आपको होगा तो वो जरूर आपको ये प्रिस्क्राइब करेगा। डॉक्टर चंद्रा आपके पास आ रहा हूं। सर, ये कितनी बड़ी राहत की खबर है। अभी हालांकि लिमिटेड डोजेज मिलेंगी इंडिया में डॉक्टर्स को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये दवा हमारी फाइट में कोविड के अगेंस्ट कितनी मददगार होगी? देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया हम लोगों को, और जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये दवा जो फेज 3 ट्रायल अभी कंप्लीट हुआ है 220 पेशेंट्स का, इसके अंदर इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। और हमने भी इस दवा को यूज़ किया है कुछ पेशेंट्स में इन द लास्ट 3 वीक्स और सो, जब ये कंपैशनेट बेसिस पे उन मरीज़ों पे इस्तेमाल किया गया जिनके जो हमारी कन्वेंशनल दवाइयाँ इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, या जो लोग वेंटिलेटर पे जाने की नौबत पे आ गए हैं, उनके अंदर जब यूज़ किया गया तो ये देखा हम लोगों ने कि इससे काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया और ये पेशेंट्स ने एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड जो हम लोगों को इस दवा से मिला है, इससे हमें समझना चाहिए कि ये एक एडिशनल एक नई दवा हम लोगों को मिली है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि ये इंडिया में इसका
डिस्कवरी हुई, इसके इंडिया में इसकी स्टडी हुई, तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग इस दवा को पूरी दुनिया के सामने लॉन्च कर रहे हैं आज। और अगले कुछ दिनों के लिए अब हम लोगों के पास ये कंपैशनेट बेसिस पे इमरजेंसी यूज़ के लिए अवेलेबल है, और ऐसा अभी क्लियर हो रहा है कि 1 जून से ये कॉमर्शियली अवेलेबल हो जानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर चंद्रा, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने कुछ लोगों पर पिछले 3 हफ्तों में इस दवा को खुद भी इस्तेमाल किया है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था सर? क्योंकि ट्रायल्स में जो बात सामने आई है कि 2.5 से 3 दिन लोग जल्दी रिकवर हो गए जिनको ये दवा दी गई। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? हाँ बिल्कुल, मतलब ये एक्सपीरियंस हम लोगों का भी था कि ये रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट आया। जैसे कि फर्स्ट 2 डोजेस के बाद हम लोगों ने वो ट्रेंड देखना शुरू कर दिया। ऑल्दो अभी ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कितने टाइम में ये आना शुरू होगा, बिकॉज इसके लिए ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स को हमें ट्रीट करना होगा। लेकिन जो इनिशियल जो एक तरह का रुझान है या जो एक तरह की इंडिकेशन आ रही है, ये शो कर रही है कि दवा सबसे पहली बात बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू गिव है। जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया कि इसको सिर्फ पानी में घोल के पिलाना है और कोई इसमें इंजेक्शन नहीं देना। ये एक सिंपल सा एक पाउच होता है जो कि हम आपको दिखा सकते हैं। दिस इज द पाउच जिसके अंदर की दवा एक पाउडर के फॉर्म में रहती है, और इस पाउडर को हम 100 ml वाटर के अंदर आधे पाउच को घोल देते हैं और पेशेंट को सुबह देते हैं और आधा पाउच शाम को दे देते हैं। सो इट इज एज सिंपल एज गिविंग ग्लूकोज पाउडर टू द पेशेंट। बट अगेन कॉशन वही सेम है कि अपने आप इस दवा को नहीं लेना है। खैर अभी तो अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन अपने आप नहीं लेना है अगर अवेलेबल भी हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ मॉडरेट और सीवियर डिजीज के लिए। माइल्ड डिजीज तो अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसलिए कोई भी दवा उसका साइड इफेक्ट होता है, और जहाँ तक साइड इफेक्ट का सवाल है, इसमें अब तक सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट की बात आई है जो कि हार्ट के ऊपर होता है, जिसमें कहते हैं कि हार्ट की रिदम चेंज हो सकती है। तो इसलिए हम लोग उन पेशेंट्स का ECG प्रत्येक दिन करके देखते हैं कि इस पे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, स्वाति आप एक डॉक्टर, आप खुद ट्रीट करती हैं पेशेंट्स को, तो आप क्या महसूस करती हैं? अभी तक जो दवाएं आप यूज कर रहे थे उसमें एक और कारगर दवा आ गई है, ट्रायल्स तो यही कह रहे हैं। कितने मजबूत होंगे हमारे डॉक्टर्स के हाथ इस लड़ाई में अब? बिल्कुल मानक जी, मैं कहूंगी कि हम और पावरफुल फील करते हैं, और एक खुशी हमारे मन में भी आती है, क्योंकि जब हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हमारे मरीज ठीक हो, हमारे मरीज में हमें मृत्यु देखने को ना मिले और उनको वेंटिलेटर या ICU की जरूरत ना पड़े, यही हमारा सभी डॉक्टर्स का एक एम होता है। और अगर हमें हाथ में ऐसे हथियार आते हैं जिससे कि हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं, जल्दी उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो किसी भी डॉक्टर को उतनी ही खुशी होगी आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय होने के नाते ज़रूर आज बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसी ड्रग्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, विश्व में लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि पहले अगर आपने महामारियां देखी हो तो अक्सर ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने अमेरिका, ब्रिटेन, यहीं से दवाइयां, वैक्सीन आते हुए देखी हैं, लेकिन ये पहली ऐसी महामारी है जिसमें भारत कंधे से कंधा मिला करके बाकी देशों के साथ वैक्सीन हो, दवाइयां हो, सभी लगातार यहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं उनको इजाद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आज और भी ज्यादा मुझे लगता है कि हम खुश हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने इस दवा को रिपर्पस किया और इस बात को पहचाना कि ये कोरोना के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनमें मदद कर सकती है, क्योंकि ये डिजीज सिवियरिटी को कम कर रही है, ये मृत्यु दर को कम कर रही है। और यही हमारा आज का सबसे बड़ा गोल है किसी भी महामारी में, कि हमें डेथ रेट किसी भी कीमत पर कम करना है, हमें लोगों के कष्टों और परेशानियों को कम करना है। तो मैं कहूँगी ये बहुत बड़ी बात है, और हमें ज़रूर जो है इसको डॉक्टर्स एज ए डॉक्टर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करने को मिले, और जैसे अभी बात भी हो रही है कि आने वाले समय में अब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा डॉक्टर्स तक अवेलेबल होगी ये मेडिसिन। मुझे लगता है इससे लोगों में भी बहुत आशा आएगी, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी परेशानी जो यही थी कि हम ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे। ऑक्सीजन के अलावा कोई और तरीका उस वक्त दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता है। और अब अगर मरीजों को ऐसी दवा मिलेगी जिससे कि उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगा, उनमें वायरस मल्टीप्लिकेशन कम होगा, वो जल्दी ठीक होंगे, तो मुझे लगता है यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि वायरस को अभी हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम वायरस से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उन्हें कम कर ले तो ये हमारे लिए आने वाले समय में उतना बड़ा संकट नहीं रह जाएगा। और जैसा हम सोचते हैं कि एक फ्लू वायरस हमारे इर्द गिर्द रहता है, हमें हर साल सीजन चेंज होने पे तंग करता है, उसी तरह से शायद कोरोना वायरस भी एक छोटी बीमारी बनकर रह जाए और हमारे जीवन इतने प्रभावित ना हो जैसे आज हो रहे हैं।
बिल्कुल। डॉक्टर गोडसे, आप बताते हैं कि अमेरिका में आप लोग पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दवाएं नहीं देते हैं और आप इस बात से अक्सर अपनी नाराजगी जताते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा दवाएं पेशेंट्स को दी जा रही हैं। क्या ये जो नई दवा आई है जिसमें बाकायदा ट्रायल्स के रिजल्ट्स भी हैं, आप हमेशा कहते हैं डेटा डेटा डेटा, इसमें डेटा है, ट्रायल्स के रिजल्ट्स हैं, क्या आपको लगता है कि इस दवा को बाकी दुनिया को भी अपनाना चाहिए, कम से कम ट्रायल करना चाहिए? दर्द मिन्नते कशे दवा न हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा न हुआ। जो भी कोई खबर बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। ये अगर दवा चलेगी भी नहीं तो भी बहुत चलेगी। पता है क्यों? क्योंकि मॉडरेट फेज में यूज़ कर रहे हैं ना। तो मॉडरेट फेज में उसका कंपटीटर कौन है? रेमडेसिविर। रेमडेसिविर का तो इतना यूज़ नहीं होता, अच्छा है लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो लोग जो बेचारे रेमडेसिविर के लिए दौड़ रहे हैं वो दौड़ना बंद कर देंगे और वो ये डीऑक्सी ग्लूकोज ले लेंगे। ये लेकिन एक मुझे कई हैरानी है। ऑब्वियसली मैं वेलकम करता हूँ इस न्यूज़ का, बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन हैरानियाँ इतनी है कि जो उनका मैं स्टडी का डिज़ाइन देखा तो उसमें दो ही तरह के दवाई होते हैं कोविड में, वायरल रेप्लिकेशन को रोके या इम्यून स्टॉर्म को रोके। वायरल रेप्लिकेशन को रोकना है तो जितना जल्दी चालू करे उतना अच्छा है। तो मॉडरेट में क्यों ट्राई कर रहे हो? माइल्ड में करो ना। अगर ये दवा खुद ले सकते हैं, घर पे ले सकते हैं, तो अस्पताल आके भर्ती होने की क्या ज़रूरत है? उनका स्टडी डिज़ाइन में देखो, कोई बच्चा भी जानता है कि वायरल रेप्लिकेशन में जितना जल्दी चालू करो, सून एज डायग्नोसिस चालू करो तो बहुत ठीक रहेगा। ये एक उनका डिज़ाइन में मुझे फ्लॉ लग रहा है। और दूसरा क्या है, मेरा एक केमिस्ट दोस्त है, मैंने उसको पूछा कि आप कोई भी दवा लोगों को कैसे दे देते हो? वो कहता है वो दूसरे केमिस्ट के पास जाएंगे और मेरे बच्चे रास्ते पे आएंगे। तो अगर ये ओरल दवा है तो ये बात तो तय है कि लोग लेने वाले हैं, खुद ब खुद लेने वाले हैं। तो वो भी सोचना है कि माइल्ड स्पेस में लेने वाले हैं क्या, माइल्ड डिसीज़ में। और उनका मैंने स्टडी डिज़ाइन देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि RT-PCR नेगेटिव टेस्ट ये उनका गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये मुझे थोड़ा अचरज हो रहा है। ये न्यूज़ एक तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ तो थोड़ा शक है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है RT-PCR नेगेटिव पेशेंट नहीं होते कोविड पेशेंट, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल वैसे रहता है। एक तो ये दवा बहुत पावरफुल है कि जेनेटिक मटेरियल को ही निकाल देती है। यहाँ तो ये स्टडी डिज़ाइन में उन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन अच्छा होता है वो देखना चाहिए था। लेकिन ये अगर आप उसको गूगल करते हैं 2-डीऑक्सी ग्लूकोज और 2-ऑक्सी ग्लूकोज और न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा डालते हैं तो लास्ट आर्टिकल आता है जुलाई 10, 1973 से। तो अभी अमेरिकन मीडिया में उसकी कुछ हवा नहीं है। अभी लोग कहेंगे फॉरेन के डॉक्टर है, वो कहेंगे भारतीय दवाओं के प्रति तो कुछ ऐसा संशय खड़ा कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो हथियार हाथ में आया, मैं आज डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे ट्वीट हमेशा भेजता रहता हूँ, जो भी हथियार हाथ में आया वो पकड़ लो। लोगों को अगर कुछ उम्मीद आ गई ना और रेमडेसिविर के लिए मारामारी चाल बंद हो गई तो ये बहुत अच्छा है। ये मॉलिक्यूल कैसा चलता है उसके बारे में भी आप जब सवाल पूछोगे तब बात करूंगा, अभी तो शायद नहीं। ठीक है, ओके डॉक्टर चंद्रा, जो डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं एक दो चीजें आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। आपने खुद वो दवा इस्तेमाल भी की है। पहला तो वो ये कह रहे हैं कि माइल्ड पेशेंट्स को क्यों नहीं देते, जल्दी से जल्दी क्यों नहीं देते। बाकी वो कह रहे हैं तो बहुत पुरानी चीज है, कुछ नया नहीं है इसमें। ओके, सो सबसे पहली अच्छी बात यह है कि डॉक्टर गोडसे हमारे देश के डॉक्टर जो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से इसको स्टडी किया, उनके कमेंट्स बिल्कुल अच्छे हैं, करेक्ट हैं। और जो एक ये सजेशन उन्होंने दिया, ये बहुत अच्छा सजेशन है कि इसको माइल्ड में भी देना चाहिए। माइल्ड में भी देंगे। अभी हम लोग बहुत शुरुआती स्टेज पे हैं और जब ये स्टडी शुरू हुई उस वक्त इस चीज़ की बहुत क्लैरिटी नहीं थी, दिस विच वॉज अबाउट 1 ईयर बैक, कि क्या एंड पॉइंट्स होने चाहिए। तो एंड पॉइंट्स इसमें ये भी था उस टाइम पे कि भाई इसमें RT-PCR नेगेटिव हो जाए। बट नाउ वी आर वेरी क्लियर, हम लोगों को सब पता है, क्योंकि ये एवोल्यूशन का फेज है जिसके अंदर हम लोग बीमारी को, उसकी दवाइयों को सब स्टडी करते जा रहे हैं पिछले 1 साल से। तो RT-PCR नेगेटिव होने के अब हम लोग वेट नहीं करते और हमारी क्लियर गाइडलाइंस आ गई हैं अब कि अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, 10 दिन हो गए हैं, तो RT-PCR करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो नॉन इन्फेक्टिव फेज में चला गया। अगर वो 14 दिन मॉडरेट डिजीज़ है, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ 14 दिन तक हम के बाद नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है और सीवियर में 20 दिन के बाद हो जाता है। ये क्लियर गाइडलाइंस आ गई हैं
ये बिल्कुल ओपन है, सबको मालूम है। तो इसलिए RT-PCR नेगेटिव होने का इसके लिए हमें कोई एंड पॉइंट नहीं लेना है। दूसरी बात कि जो पेशेंट को हम लोग दे रहे हैं, जो शुरुआत में इसलिए इनको मॉडरेट और सीवियर डिजीज में दिया गया ताकि क्लियर सामने आए इसका इफेक्ट, क्योंकि माइल्ड डिजीज के पेशेंट अपने आप भी बहुत सारे ठीक हो जाते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंट को ट्रीट करने की जरूरत पड़ती, इसलिए इसको मॉडरेट टू सीवियर में देखा गया। नंबर 2, अब नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट जो हम लोगों की अभी रजिस्ट्रीज होंगी, जो स्टडीज होंगी, अभी तो सिर्फ 250 पेशेंट का डेटा है और ये एक बहुत इनिशियल ट्रेंड है। वाई वी आर हैप्पी एंड पॉजिटिव कि ये एक सिंपल सोल्यूशन है। और ये जो 2TG की जो दवा की बात कर रहे हैं, एक्चुअली फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज एक हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं इन पेट स्कैन, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि डीऑक्सीग्लूकोज उन सेल्स में जो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं या इन्फ्लेम्ड हैं या जहाँ पे ट्यूमर ग्रो कर रहा है, वहाँ पे अपने आप जल्दी से पहुँच जाते हैं और उनको हम लोग जांच करके देख लेते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल कि ये जाकर के उन सेल्स में जो बीमार हैं उसके अंदर चले जाएंगे और उसमें शुगर के, जैसा डॉक्टर रवि ने बताया था, डॉक्टर रवि गुप्ता जी ने, कि उन सेल्स में जाके उन सेल्स को ये चीट करेंगे और वहाँ पे उसकी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को रोक देंगे, जिससे कि वो सेल्स जो कि इन्फ्लेम्ड हैं या जिनसे सूजन हो रही है, जहाँ पे वायरस रेप्लिकेट भी कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए ये जो दवाई है इसका एक बहुत ही यूनिक रोल है, तो बहुत पुरानी दवा, लेकिन इसका रोल एकदम नया है, ऐसा कभी पहले इस्तेमाल नहीं हुआ। एंड आई स्टिल कांग्रेचुलेट माय फ्रेंड्स इन मास इन DRDO हु हैव टेकन डॉक्टर गुड से कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं मेरे जब पेशेंट को पेट स्कैन ऑर्डर करता हूँ, तब अगर उनका शुगर 200 से ज्यादा है, मैं मेरे पेशेंट पे जब पेट स्कैन ऑर्डर करता हूँ, तो अगर शुगर 200 से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो हमारे सब पेशेंट है कोविड के, वो सबको तो हम लोग स्टीरॉयड चढ़ा देते हैं जल्दी, तो स्टीरॉयड की वजह से शुगर भी बढ़ता है। तो अगर स्टीरॉयड की वजह से शुगर बढ़ते हैं तो जैसा पेट स्कैन में हम प्रॉब्लम आ सकता है, उसके वजह से वो शुगर भी देखने पड़ेंगे। और दूसरा एक बात है, ये अगर ट्रायल थोड़े पहले के, देयर इज समथिंग इन मेडिसिन कॉल्ड फेज अडॉप्टिव, मैं ऑफकोर्स डॉक्टर्स को नहीं बता रहा हूँ, आपके दर्शकों के लिए कह रहा हूँ, इन मेडिसिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेज अडॉप्टिव ट्रायल। तो जो पहले आ चुका है, मतलब आप इंडिया की टीम बना रहे हो, तेंदुलकर को ले लिया, तो अगला ट्रायल करेंगे तो तेंदुलकर को फिक्स रखेंगे, तेंदुलकर के साथ सहवाग ट्राई करेंगे, गांगुली ट्राई करेंगे, तो स्टीरॉयड तो फिक्स है रिकवरी ट्रायल में। तो जो भी दवा चलनी है वो स्टीरॉयड के साथ, फेज अडॉप्टिव ट्रायल स्टीरॉयड के साथ चलानी है। अगर स्टीरॉयड के साथ चलाते हैं और स्टीरॉयड की वजह से थोड़े शुगर ऊपर जाते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि शुगर ज़्यादा ना ऊपर जाए, नहीं तो सेल टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। करेक्ट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक सेकंड में स्वाति से मैं रिस्पांस लूंगा, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं रवि गुप्ता जी, आप ये थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दीजिए। डॉक्टर रवि गोडसे कह रहे हैं कि ये जो दवा है 2DG, इसका इस्तेमाल और इसकी चर्चा 1970s से होती आ रही है। यूएस में एक आर्टिकल भी बता रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का डॉक्टर गोडसे। तो क्या ये नई दवा है या इसका इस्तेमाल पहले भी और चीजों में होता आया है? आप कह रहे हैं कैंसर में करते आए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि 20 साल। डॉक्टर गोडसे तो और पीछे जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नई जानकारी है इसके बारे में, जो इस एज ए केमिकल इसके बारे में जानकारी बहुत पुरानी है। 1958 के आसपास इसका स्ट्रक्चर बताया गया था। तो बहुत से केमिकल, जैसे एज ए केमिकल होना अलग बात है और किसी बीमारी में उसका उपयोग करना एक अलग बात है। जब इनको हमने जब इसे 2 दशक पहले ट्राई किया था, तो वो एंटी कैंसर ड्रग की तरह से किया गया था। अगर ज्यादा सही बोले इसको तो रेडियो सेंसिटाइजर की तरह। तो जब रेडिएशन थेरेपी करनी होती है तो हम ये रेडिएशन के प्रभाव को बढ़ा देता है, इसके कारण आपको रेडियो थेरेपी में डोज कम देनी पड़ती है, यानी कि जो नॉर्मल हेल्दी सेल है उनको डैमेज कम होता है और कैंसर सेल को डैमेज बढ़ जाता है। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल जिससे हम लेके चले थे। अब आज वही केमिकल नया नहीं बना है, वही केमिकल है, इसीलिए रीपर्पज ड्रग। उसको हमने आज कोविड के लिए हमने इस्तेमाल किया है और जिन परिस्थितियों में इसको टेस्ट किया गया, क्योंकि डॉक्टर मेरी बात से सहमत होंगे कि हम जब क्लिनिकल ट्रायल करेंगे तो कुछ बातों को लेकर चलेंगे। हमने जिन परिस्थितियों में इसको किया है आज हम उनकी बात कर सकते हैं, और जैसे जैसे डाटा और आएगा इसका प्रयोग किया जाएगा।
बहुत सही बात कही है कि हम इसको जैसा इसका मैकेनिज्म है, इसके मैकेनिज्म के आधार पे क्यों ना हम इसको अर्ली फेज पे भी ट्राई करके देखें। बेशक हमें देखना चाहिए और मुझे लगता है कि जरूर किया जाए। लेकिन आज की डेट में जो डाटा हमारे पास है मॉडर्न मेडिसिन में, हम केवल उसके मैकेनिज्म को मान के आगे नहीं चल सकते हैं, हमें क्लिनिकल ट्रायल करके उसको सिद्ध करना होता है। तो हमने जिन परिस्थितियों में सिद्ध किया है उन परिस्थितियों में हम कहेंगे हाँ ये काम करती है। आगे की बिल्कुल ठीक है। परिस्थिति में और स्वाति, इसको एनालाइज करेंगे और स्टडी करेंगे। हाँ ओके स्वाति, आप क्या सोच रही हैं ये जो डिबेट चल रही है यहाँ पर? देखिए मानक जी, मैं डॉक्टर गॉडसे से भी कुछ बातें बोलना चाहूंगी। देखिए जब हम कोई ट्रायल शुरू करते हैं तो एक कोहोर्ट लेकर चलते हैं और वो शुरुआत में जो हमारा कोहोर्ट होता है बहुत लिमिटेड कोहोर्ट होता है और जैसे जैसे हमें उसमें सफलताएं मिलती जाती हैं हम कोहोर्ट को एक्सटेंड करते जाते हैं। अब आप वैक्सीन का ही देखिए एग्जाम्पल देखिए, जब वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ तो शुरू में बच्चों को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को, इन लोगों को एक्सक्लूड किया गया, वैक्सीन ट्रायल में इनको नहीं लिया गया क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जहाँ वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, जहाँ हमें लगता है कि ऐसा ना हो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, हमारी कल को प्रॉब्लम आए। लेकिन अब आप देखिए वैक्सीन जब हम बच्चों में ट्राई कर रहे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल में ट्रायल्स शुरू हो गए, तो जब कोई भी मेडिसिन या कोई भी इस तरह की दवा का ट्रायल शुरू होता है तो पहले उसे एक लिमिटेड कोहोर्ट में ट्राई किया जाता है और वहां अगर नतीजे अच्छे आते हैं तब फिर उसकी एक्सपेंडेबिलिटी देखी जाती है कि अब हम इसको और केसेस में भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी तो ये एक ट्रायल है जो DRDO का लगातार चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन उनको जितने कोहोर्ट में इसका फायदा हुआ था उतने लोगों में एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और बाकी लोगों में अभी इसका ट्रायल चलता रहेगा और जैसे जैसे इसके और नतीजे सामने आएंगे उसका इस्तेमाल होगा। जहां तक बात शुगर लेवल्स बढ़ने की है तो 2DG जो मॉलिक्यूल है ये इनर्ट मॉलिक्यूल है, ये इनर्ट ग्लूकोज है, तो ऐसी संभावनाएं नहीं दिखती हैं कि इसकी वजह से किसी के ग्लूकोज लेवल में इजाफा होगा या वो बढ़ेगा। जबकि ये चीजें कुछ ऐसी जरूर हैं जो कि साइंटिस्ट अभी जो ट्रायल कर रहे हैं वो उसमें देख करके सामने नतीजे सामने आएंगे, लेकिन अगर बायोकेमिस्ट्री को देखें तो उस हिसाब से ये इनर्ट मॉलिक्यूल है और लगता नहीं है कि इसकी वजह से कहीं भी ग्लूकोज लेवल्स जो हैं इंसान के बढ़ेंगे। तो ये भी एक जो कंसर्न है मुझे लगता है कि शायद एड्रेस हो जाएगी। लेकिन बात यही है कि देखिए एक उम्मीद की किरण होती है सबसे बड़ी चीज। अब चाहे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लें, चाहे वीराफिन को लें जो कि जाइडस कैडिला की इंटरफेरॉन्स आए हैं पेगलेटेड, या हम फेबिफ्लू की बात करें या जो भी दवाइयां विश्व में आज कोरोना से लड़ने के लिए आ रही है, चाहे उनका लिमिटेड इंडिकेशन है, लेकिन पहली बात ये मनुष्य के दिल में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जगाती है कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और आने वाले समय में हमारे पास इसके लिए और दवाइयां होंगी, हमारी लड़ाई और सशक्त होगी और जैसे जैसे दवाइयों के फायदे दिखने लगते हैं उनकी जो यूज होती है वो भी एक्सपैंड करने लगता है, वो भी बड़ा होने लगता है। अब आज की तारीख में हम वैक्सीन के भी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वायरस इवॉल्व होगा वैसे वैसे हमारे जो तरीके हैं वो भी समय के साथ जरूर इवॉल्व होंगे। स्वाति, एक छोटा सा राउंड अप और दीजिएगा स्वाति। अभी तक आप कौन कौन सी दवाएं इंडिया में यूज कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, और मेरे ख्याल से इमरजेंसी यूज अप्रूवल जो मिला है वो तो सिर्फ अभी दो दवाओं को मिला है ना, या 3 को मिला है? देखिए ज्यादातर जो हम लोग अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग्स की बात करें तो रेमडेसिविर का इस्तेमाल भारत में हो रहा है, टॉस्लीजुमैब का इस्तेमाल भारत में होता है, अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की भी बात चल रही है कि जल्दी ही आएगा। इधर वीराफिन जो जाइडस कैडिला की वैक्सीन है उसको भी अब अप्रूवल दिया जा रहा है, तो वो भी इंटरफेरॉन्स ही है पेगलेटिव जो कि पहले हेपेटाइटिस में इस्तेमाल हो चुके हैं और अब उनको भी रिपर्पस किया जा रहा है, वो भी दवा है जो आएगी। अगर आप देखें कि घर में जो लोग हमारे हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ हम लोग फेबिफ्लू को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स, ब्लड थिनर्स, क्योंकि हम मॉडरेट केसेस को भी घरों में मैनेज कर रहे हैं तो हमें इन चीजों का इस्तेमाल घर में भी इस वक्त इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और कभी कभी जब सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं या हमें लगता है कि पेशेंट जो है इसको कुछ एंटीबायोटिक की जरूरत भी लग रही है तब हम लोग एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। वो एक लिमिटेड कंडीशन है, हर किसी में नहीं। तो यही बेसिकली दवाइयां हैं जिनका अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर गोडसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए डॉक्टर गोडसे। वो शुगर लेवल 2-डीऑक्सी से नहीं बढ़ेगा, उससे तो शुगर कम हो सकता है। शुगर लेवल स्टीरॉइड से बढ़ेगा क्योंकि स्टीरॉइड सब पेशेंट पे है। और इसका जब पहले साइड इफेक्ट देखा था कैंसर इसमें, वो सिर्फ 48 मिनट्स चलता है, उसका हाफ लाइफ सिर्फ 48 मिनट्स है। तो दवा कितनी देर टिकेगी और उसका अगर शुगर कम भी हो जाएगा तो भी डरने की बात नहीं है। और स्वाति जी, उम्मीद तो मेरा हथियार है, आपने ले लिया। उम्मीद तो सभी का हथियार है डॉक्टर गोडसे। आई नो जस्ट किडिंग।
देखिए डॉक्टर चंद्रा और रवि गुप्ता जी, आपको शायद जानकारी नहीं होगी क्योंकि आप स्वाति और डॉक्टर गोडसे के साथ पहली बार शायद किसी पैनल डिस्कशन में एक साथ हिस्सा ले रहे होंगे। डॉक्टर गोडसे और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी के बीच अक्सर ये स्वीट सी, क्यूट सी, मीठी सी नोकझोंक चलती रहती है क्योंकि डॉक्टर गोडसे भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर स्वाति हिंदुस्तानी है, विदेश में इन्होंने पढ़ाई और प्रैक्टिस भी की है, पर प्रैक्टिस इंडिया में करती हैं। तो इनकी नोकझोंक जो है बड़े हाई लेवल की होती है, पर बहुत इंटरेस्टिंग होती है। डॉक्टर चंद्रा लेकिन अल्टीमेटली ठीक है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स की चर्चा होती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर चंद्रा आपसे भी मैं वही पूछूंगा। अभी तो हालांकि इसकी अवेलेबिलिटी पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। अभी ये कह रहे हैं सिर्फ एक हफ्ते में 10,000 डोज बनेंगी। बताते हैं कि शायद जून से धीरे 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 इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तब तक हो सकता है कि ये सेकेंड वेव की सिवियरिटी और कम हो जाए। तो हम ये मान के चलें कि जब तक थर्ड वेव अगर आती है, जिसकी चेतावनी आ चुकी है, तब तक हमारे पास इतनी सारी दवाएं, इतने सारे ऑप्शंस इतनी मात्रा में रहेंगे कि हमें जो दिक्कत सेकेंड वेव में हुई है वो नहीं होगी। ठीक कह रहा हूं मैं? एब्सोल्युटली, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हम लोग जो थर्ड वेव आने वाली है या जो सेकेंड वेव का जो डिक्लाइन फेज है, इसमें अभी भी काफ़ी पेशेंट हैं। अब आप लोग कतई ये मत सोचें कि हम लोग की सेकेंड फेज ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं लोगों के डिस्कशन से, ऐसा लग रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि सेकेंड वेव ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है, सेकेंड वेव अभी भी है, अभी भी हमारे आईसीयूज फुल हैं। कल ही हम लोगों ने एक और नया आईसीयू खोला है, बिकॉज जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं अभी भी वो बहुत ज़्यादा हैं और जो एडमिशन्स हो रहे हैं उसके अंदर कमी ज़रूर आई है, लेकिन पेशेंट्स अभी भी हैं। अभी भी हमें ऐसी दवाइयों की ज़रूरत है जिससे कि हमारे बीमारी की सिवियरिटी कम हो, हमारे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको हम बचा सकें, और उसके लिए जितनी भी दवाइयाँ आएँ वो कम है, एंड जो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी सर्टनली हम लोग उनको यूज़ करेंगे। इस बीच में कई दवाइयाँ आई, जैसे कि इन्होंने बताया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और जो ये जो अपनी आई हैं बेरिट्रेनिब, टोसिजुमैब, बेवासिजुमैब, बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं। इवन कोल्चिसिन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ पेशेंट्स में जहाँ स्टेरॉइड्स का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो कुल मिला जुला करके हमें कुछ सिंपल ऐसी दवाइयाँ चाहिए जिनका कि साइड इफेक्ट कम हो, क्योंकि एंटी कैंसर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं और ये जो दवा है इसका साइड इफेक्ट कम होने के चांसेस हैं। तो इस दवा के बारे में अगर हम कंसंट्रेट करें आज, तो ये दवा सिंपल है, इजी है, और अगर ये रियली इसके इफेक्ट्स और वाइड स्प्रेड रूप में आएंगे तो हम समझते हैं कि इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। एंड ये जो हम लोगों को अभी पता चल रहा है कि 1 जून से तो ये मोस्ट लाइकली ऑन ओवर काउंटर पे यानी केमिस्ट शॉप में आ जाएगी, केमिस्ट शॉप्स में। ओके रवि गुप्ता जी, एक आम हिंदुस्तानी बल्कि पूरी दुनिया में जो एक इंसान, पूरी प्रजाति है हमारी, वो सब ये सोचते हैं, बताइए आज तक हमें कॉमन कोल्ड का इलाज नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो एक वायरस होता है। इस बार कोरोना वायरस जब से आया है तब से लोग सोच रहे हैं एक के बाद एक करके, दवाएं तो बहुत सारी आ रही हैं लेकिन कोई भी उसका क्योर नहीं है। अब जैसे ये जो दवा आई है 2DG, ये भी बस करती इतना है कि अगर आप 7 दिन में ठीक हो रहे होते हैं नॉर्मली बिना दवा के, तो आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये वायरस की दवा क्यों नहीं बनती है, क्या वजह है? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो पहले बहुत मोटे मोटे तौर पर मैं कहूंगा कि अक्सर इन दवाइयों को नाम दे देते हैं रामबाण और ब्रह्मास्त्र। मैं कहूंगा कि ब्रह्मास्त्र और रामबाण तो पहले एक चीज है, और वो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो किसी बीमारी का जो क्योर होता है हमारा शरीर ही ठीक करता है, दवाइयां सहायता करती है। तो ये भी एक दवाई है और सहायता करती है। वायरस, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि फ्लू का जो वायरल बीमारियां हैं क्यों नहीं इनका दवाइयां निकल के आती जल्दी से, क्योंकि वायरस बड़ी तेजी से अपना स्वरूप बदलता रहता है। आज आप एक वायरस को ढूंढते हैं, 2 दिन में दूसरा बन के आ जाता है। तो इन वायरस डिजीज के अगेंस्ट तो खास तौर से मैं कहूंगा कि ब्रह्मास्त्र कोई है तो हमारे अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है। अपना मानसिक संतुलन बना के रखें, हम पॉजिटिविटी रखें, अच्छा भोजन करें, अच्छा स्वास्थ्य करें, एक्सरसाइज करें। ये तमाम चीजें हमारी शरीर को इतना मजबूत बनाएंगी कि बीमारी आएगी ही नहीं। आ जाएगी तो कोई चिंता मत कीजिए, डॉक्टर्स हैं और दवाइयां हैं जो हमें सहायता करेंगी, लेकिन ठीक हमें खुद ही होना पड़ेगा अपनी प्रतिरोधक क्षमता से।
ओके डॉक्टर गोडसे, इसका मतलब ये हुआ अगर ये वायरस है और ये कभी नहीं जाता, जैसे कॉमन कोल्ड वायरस है, फ्लू वायरस है, नहीं जाते हैं, ये आते हैं हर साल और उसके बाद अपना असर डालते हैं, कुछ लोगों की जान भी ले लेते हैं, कुछ लोग बीमार भी होते हैं, अस्पताल में भी जाते हैं, कुछ लोग घर में ठीक हो जाते हैं। ये साइकिल जो एनुअल चलता है, ये कोरोना वायरस में भी ऐसे ही चलेगा, इसका मतलब ये मान लिया जाए डॉक्टर गोडसे? सिर्फ आरएनए वायरस बदलते हैं, लेकिन मैंने कहा बदलते इतने नहीं बदलते। नकुल का सहदेव हो जाता है, नकुल की गांधारी नहीं होती, तो थोड़े बदलते हैं, तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी भी चलती है उसके अगेंस्ट। और कॉमन कोल्ड के जो आपने बात किया, मैं एक बड़ी विवादास्पद बात करूंगा, आप उसे ब्रेकिंग न्यूज करके डाल दीजिए। जो हमको कॉमन कोल्ड होता था बचपन में, वो भी कोरोना वायरस ही है, और वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैमाने पे होता था। इसकी वजह से देखो, हमारे लोग तो हमेशा थोड़े लापरवाही रहे, वो ठीक है, तो दिसंबर एंड में ऑलमोस्ट चला गया था वो पैंडेमिक। तो शायद इंडियन लोगों को थोड़ी क्रॉस इम्यूनिटी है प्रीवियस कॉमन कोल्ड वायरस से, तो हर्ड इम्यूनिटी के अगर एक दहलीज होगी, वो अमेरिका में 70 होगी, तो इंडिया में 56 होगी। आप नंबर लिखवा लो चैनल पे, 56 और 70, 3-4 महीने में ये साबित होगा, ऐसा मेरा दावा है। तो ये पुराने कोल्ड वायरस के जो हमको कॉमन कोल्ड हुए थे, हमें बहुत फायदा देके जाएंगे अभी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, हम इतने डिसीज से पहला जूझ चुके होते हैं। ओके। और वायरस पे दवा तो आती स्वाति, है। आपको भी ऐसा लगता है हर साल आएगा लेकिन ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, या फिर हम लोग वही एनुअल वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, साल में 2 बार सबको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी? बिल्कुल मानक, आज पहली बार है कि मैं इत्तेफाक रख रही हूँ डॉक्टर गोडसे जो कह रहे हैं उससे क्योंकि ये बात काफी स्टडीज में सामने आ रही है कि जो हमारे फ्लू वायरस है वो कोरोना वायरस होते हैं, और उनकी वजह से जो है हम लोगों में क्रॉस इम्यूनिटी है। और ये बात सही है, बहुत स्टडीज में सामने आ रही है कि शायद हमारा जो हर्ड इम्यूनिटी लेवल है वो बाकी कंट्रीज से कम होगा, और इसीलिए ये बात चल रही है कि अगर हम जल्द से जल्द अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लें, एटलीस्ट 56% या 50% पॉपुलेशन को भी अगर हम वैक्सीनेशन दे दें, तो बहुत बड़ी उम्मीद जग जाएगी, और बहुत सारा आने वाले समय की जो वेव्स हैं उनसे भी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वैक्सीन्स जो है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ स्ट्रेन से भी जो है प्रोटेक्शन दे रही है, और ऑब्वियसली आने वाले समय में और बूस्टर डोजेज आएंगे जिससे हम टॉप अप करके अपनी इम्यूनिटी को और बेटर कर सकेंगे। लेकिन यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि ये वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है वो नॉर्मल फ्लू वायरस भी था, और उसके कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज हैं जो एक्सपोजर हमें पहले हुआ है उससे, तो वो हमें जो है एडवांटेज दे सकता है। और ये बात डॉक्टर गोडसे की सही है, और मुझे लगता है कि इसीलिए हमें वैक्सीनेशन की ड्राइव को अपने बहुत तेज करने की ज़रूरत है, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल को डोर टू डोर पहुंच करके इसे कंट्रोल करने का प्रयास करें, और ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में और ऐसे जो हमारे एरियाज़ है, क्योंकि देखिए हम मेट्रोज़ की तो बात करते हैं कि वहाँ पर वैक्सीन पहुँच गई है, हम सेंटर्स भी देखते हैं कि वैक्सीन के सेंटर्स हैं, लेकिन मेन चैलेंज हमारा है जो हमारे रूरल एरियाज़ है, वहाँ तक वैक्सीन पहुँचाने का मेन चैलेंज है। वो तभी होगा जब हम अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो वर्कर्स हैं, और हमारा जैसा पोलियो प्रोग्राम था, डोर टू डोर जब तक हम नहीं जाएंगे देकर के वैक्सीन को, तब तक वो संभव होता नहीं दिखता है। तो उसकी तरफ आई थिंक जरूर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आज। ओके, ऑल राइट। मैं डॉक्टर चंद्रा क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं, मेरे पास टाइम भी बिल्कुल खत्म हो रहा है। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, मुझे पता है मेरे सारे व्यूअर्स को, करोड़ों लोगों को इस नई दवा के बारे में तो पता चला ही, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पता चला, और शायद ये चेतावनी भी उनको मिल गई होगी कि इसको अपने आप यूज नहीं करना है, पहले डॉक्टर से सलाह लेनी है, क्योंकि ये कैंसर की दवा है, स्ट्रॉन्ग दवा है, जैसे डॉक्टर गोडसे बता रहे हैं। इसीलिए अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, डॉक्टर बताएं तब आप इसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर चंद्रा, आप क्या मानते हैं, हफ्ते भर में अगर 10,000 डोज बन रही हैं अभी, तो पर्याप्त संख्या में ये दवा आप क्या मानते हैं कब तक मार्केट में आ जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि हमारा ये समझना है कि ये दवा बहुत ही जल्दी आ जाएगी मार्केट में, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको बनाना भी आसान है, और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जून तक काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो जाएगी। और चूंकि इसका DCGI और ने अप्रूवल भी कर दिया है, इसका इमरजेंसी अप्रूवल हो गया, तो इसलिए इसका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी के साथ आ जाएगा। और चूँकि इतनी सिंपल दवा है, इसलिए इसका आने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि वैक्सीन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा।
दूसरी बात यह है कि लेकिन एक मैसेज हम Okay. देना चाहते हैं सबको कि इस दवा का मतलब Okay. ये नहीं बहुत है शुक्रिया। कि ये बचाव के जी। लिए, इट इज फॉर जी, जल्दी से हाँ बोलिए। बचाव वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। ओके। हम्म। चलिए, ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रा आपका, रवि गुप्ता जी, डॉक्टर गोडसे और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, थैंक यू सो मच इसी गुड न्यूज पर लोगों को और विस्तार से बताने के लिए कि एक नई और दवा आ गई है 2DG नाम से कोरोना के लिए, जो कि मॉडरेट और सीवियर केसेस में दी जाती है और ये जल्दी ठीक कर देती है मरीज को। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।